जय हिंद बेटा। आपकी आरो भाग 1 था, वो पुस्तक पूरी हो चुकी है। आज अपनी दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय है कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के ऊपर आधारित अपना ये पाठ है। वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने कुछ अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है, कुछ खास है, रोज का नहीं है, रोजाना सुनता हूँ वह नहीं है। वह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह स्वर किसका है। बहुत ही मीठा स्वर था। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का मैंने अनुभव किया। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती आ रही है और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायकी नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, लता मंगेशकर से पहले। परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई नहीं आज तक। उनके मुकाबले कोई गायिका नहीं हुई आज तक भी। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। पहले लोग कौन सा संगीत पसंद करते थे? शास्त्रीय संगीत को पसंद किया करते थे। लता मंगेशकर के कारण ही लोगों का थोड़ा झुकाव भी कम हुआ उधर। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? ये सब किसके कारण है? लता मंगेशकर के कारण है। क्योंकि उसके हर गाने में एक जादू होता है, एक संगीत, एक लय होती है, एक तान होती है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय भी हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ा है। सुरीलापन क्या है उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। उन्हीं के कारण लोगों ने संगीत को समझा है, उसके स्वर को समझा है, संगीत के प्रकारों को समझा है। लोग उसका अनुसरण करते हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय के अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोताओं को
अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका कोई पसंद करेगा, यानी शास्त्रीय संगीत को पसंद नहीं करेगा। नहीं करने का कारण क्या है? लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। मालकोस ये भैरवी थाट का राग है जिसमें रे और पे वर्जित हैं। ये संगीत के एक नियम होते हैं। यानी शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत को व्यक्ति जल्दी से सीख नहीं पाता है, उसके सुरों को समझ नहीं पाता है। लेकिन लता मंगेशकर के गाने हैं वो व्यक्ति आराम से गुनगुना सकता है, उस संगीत को गुनगुना सकता है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है, गाने योग्य है तो वह संगीत है। और लता के सारे संगीत कैसे हैं? गानपन लिए हुए हैं। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म वह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, पवित्रता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कतई संदेह नहीं है। फिर भी उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। कि वैसे देखा जाए तो लता मंगेशकर ने कठिन से कठिन गाने को भी गानपन के लिए गानपन योग्य बनाया है, यानी उसको गाने योग्य बनाया है। चाहे स्वर कितना भी ऊंचा हो, चाहे कितना भी नीचा हो, मध्यम हो, हर प्रकार के गाने उसने गाए हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चारण। उच्चारण भी होता था, ध्वनि के साथ उसका उच्चारण होता था। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता था। एक स्वर होता था बहुत ऊंचा होता था और दूसरा स्वर बिल्कुल नीचा होता था। ऐसे गाने भी इन्होंने गाए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है कि वो आसानी से दो अलग अलग शब्दों को भी वो विलीन कर देती है, एक कर देती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, इन दुख भरे गीत अधिक है। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दूर लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता के साथ गाए हैं, जल्दी गाने वाले। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। फिर भी ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी का मतलब ऊंचे स्वर के अंदर रहता था, तेज आवाज़ के अंदर उनका गाना रहता था। गाने में संगीत दिग्दर्शक उन्हें अधिकाधिक ऊंची पट्टी के अंदर गवाते थे, ऊंचे स्वर के अंदर गवाते थे और उसी कारण ही चिल्लाते थे। यानी ऊंची पट्टी के अंदर गाया तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, चीखेगा, जोर जोर से बोलेगा। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती, दोनों हैं ही अलग। इन फिल्मी संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों अलग हैं। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय का मतलब द्रुत और तेज गति
और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में सामने आता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यदि गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। फिर भी चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, तभी वह गा सकता है। और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है कि वही आनंद 3 मिनट के गाने में मिल सकता है जो 3.5 घंटे की महफिल में नहीं मिल सकता। ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। 3 मिनट के गाने के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। कि चाहे चित्रपट संगीत हो चाहे आपका शास्त्रीय संगीत हो, लेकिन दोनों निर्भर करते हैं व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर कि व्यक्ति को चित्रपट संगीत में आनंद मिल रहा है या फिर शास्त्रीय संगीत में आनंद मिल रहा है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः आधारित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसके अंदर वह समाई रहती है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति के अंदर होगा। तेल चित्र का मतलब तेली रंगों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक ही प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं गा सकता, जितना रस लता मंगेशकर के 3 मिनट के गाने के अंदर प्राप्त होता है। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि लोग दिन भर हैं वो गाने ही सुनते रहते हैं, उनकी आदतें बिगड़ गई हैं। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि उनके कान सुधार दिए हैं। पहले वो स्वर के अंदर नहीं सुना करते थे, आज वो जो भी गाने सुन रहे हैं वो स्वर में, लय में, ताल में सुन रहे हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं और उनकी पुनरुक्ति मैं नहीं करूँगा। सच बात तो ये है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़े आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी
चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लेकर के आया था। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय की अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की चमकदारी उनका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस समय की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, उसका सिस्टम ही एक अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब देने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, फिर भी बड़े जोश से उनकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्य है और जो कोई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता उन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, आज भी है। लगभग आधी शताब्दी तक इस जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं होता। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। ये क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज भी लता के गानों की अत्यधिक धूम मची हुई है। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच में है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। ये इनके अभ्यास प्रश्न हैं, वो बेटा आपको करने हैं।